अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे ऐसी शख्सियत को जिसका नाम हर रोज आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे किसी न किसी वजह से आप हर रोज टीवी चैनल्स पर देखते हैं। इन्हें अन्ना हजारे के आंदोलन का कर्ता धर्ता कहा जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज वेलकम अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज हरिशंकर व्यास की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। जी, कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्ज़ाम लगे अरविंद केजरीवाल पर, हम सवाल पूछे उनसे, एक नज़र डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है अन्ना हजारे की टीम अन्ना के लीडर अरविंद केजरीवाल पर। पिछला महीना अन्ना हजारे और उनकी टीम पर हमलों का महीना रहा। पहले हिसार के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के खुले विरोध को लेकर अन्ना को कांग्रेस विरोधी करार दे दिया गया। अरविंद केजरीवाल से सरकार ने 9 लाख रुपए का जुर्माना मांगा। फिर उन पर आंदोलन के लिए मिले डोनेशन को अपने एनजीओ में डाइवर्ट करने का आरोप लगा। किरण बेदी पर एनजीओ से ट्रैवल बिल बढ़ा चढ़ाकर चार्ज करने का इल्जाम लगा। फिर उनके एनजीओज को इनकम टैक्स का नोटिस मिला। प्रशांत भूषण की पिटाई हुई। अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंका गया। टीम अन्ना के कुछ लोगों ने केजरीवाल और किरण बेदी को अहंकारी बताया। कुछ लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अन्ना ने मौन व्रत धारण कर लिया। जनता के मन में सवाल उठे, क्या अन्ना की टीम बिखर जाएगी? क्या अन्ना का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का क्या होगा? आपकी अदालत में आज ऐसे हर सवाल का जवाब मांगा जाएगा। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये किसी पर विश्वास नहीं करते। अरविंद, ये इल्जाम आप पर है, अन्ना हजारे पर है, आपकी पूरी टीम पर है। देश के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर आश्वासन दिया कि विंटर सेशन में जन लोकपाल बिल आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये गलत फहमी है कि जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अनशन के दौरान, उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं था। वो सेंस ऑफ द हाउस जो था पार्लियामेंट का, उसी का रिट्रेशन था। उसमें ये कहा गया था कि 3 मुद्दों के ऊपर सरकार जो है वो लोकपाल बिल में लेके आएगी। उसमें विंटर सेशन का भी जिक्र नहीं था और बाकी मुद्दों का भी जिक्र नहीं था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है अन्ना हजारे को, उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो अब अन्ना ने भी डिक्लेयर किया है। अन्ना ने तो यूपी के दौरे पे 15 तारीख से निकलने वाले थे। उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब हम विंटर सेशन की वेट करेंगे और विंटर सेशन में अगर सख्त कानून नहीं आता है तब अन्ना ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब फिर अन्ना हजारे ने कहा कि ये सरकार पर विश्वास नहीं है। वे सरकार पे विश्वास नहीं है बिकॉज बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आगे की स्ट्रैटेजी नहीं बदली है। उन्होंने कहा विंटर सेशन तक फिर भी वेट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस का नाम लेकर उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा अगर विंटर सेशन में ये बिल नहीं आता है तो। ये हर चीज़ में अगर आप जरूर लगा देते हैं। अगर तो है ही कि अगर विंटर सेशन में हम चाहते हैं, देखिए पूरा देश भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। ये इतनी महंगाई जो हो गई है, अब 2 रुपये पेट्रोल के दर, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं और यहाँ पे हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार है। महंगाई के पीछे भ्रष्टाचार है। पूरा देश जो है भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। 1 साल से पूरे देश के लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए और मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून चाहिए। और अगर सरकार नहीं ला के देती है और राजनीति खेल रही है सरकार, तो अगर अन्ना हजारे कहते हैं
कि विंटर सेशन के अंदर ये बिल नहीं आया तो हम आंदोलन करेंगे, तो उसमें गलत क्या आप कैसे कह रहे हैं सरकार राजनीति खेल रही है? सरकार तो कह रही है ना कि हम एक अच्छा बिल लाना चाहते हैं। सरकार ने ऐसा जुलाई में भी बोला था कि हम एक बड़ा सख्त कानून लेके आएंगे अगस्त के महीने में, और जो अगस्त के महीने में कानून लेके आए वो कैसा कानून था? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला था। उस कानून में ये लिखा था कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेंगे और अगर शिकायत में सफिशिएंट सबूत नहीं होंगे तो आपको 2 साल की जेल होगी, और अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो 6 महीने की जेल भ्रष्टाचारी को होगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को 2 साल की जेल और भ्रष्टाचार करने वाले को 6 महीने की जेल। ये सरकार का सख्त कानून था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन अब तो सरकार ने काफी सीख लिया अन्ना के आंदोलन से, अब तो सरकार सिंसियर नजर आ रही है। हम भगवान से दुआ करें कि सीख लिया और सिंसियर नजर आ रही है। देखिए, आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि वो एक गेम चेंजर आइडिया के साथ आए हैं। वो तो लोकपाल को इतनी ताकत देना चाहते हैं जितनी चुनाव आयोग को है। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का पावर से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप दे दीजिए, ये एक तरह और अच्छा स्टेटस हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो कानून से मिलेगी। कानून कैसा लेके आते हैं, कानून में आप क्या ताकत देते हैं उसको। आपको एक उदाहरण देता हूँ। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो कानून में बनी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ज़्यादा ताकत है सीएजी की बजाय। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अच्छा कानून लेके आइए, सख्त कानून लेके आइए, जिससे कि जनता जो तड़प रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उससे निजात मिल सके। उसमें राजनीति लेकिन मुझे अभी तक ये बात, आपकी अरविंद जी बात समझ में नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, राहुल गांधी कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, विलासराव देशमुख ने कहा अब अनशन की जरूरत आप नहीं। हमें विश्वास करने को क्यों बोल रहे हैं? वो कानून पास कर दे, हम सबका विश्वास कर लेंगे। हमें कानून चाहिए, हमें विश्वास नहीं चाहिए। खंडूरी साहब ने 3 मीटिंग्स हुई हैं उनके ऑफिसर्स के साथ, केवल एक आधे घंटे की मीटिंग खंडूरी साहब के साथ, 1 घंटे की मीटिंग उनके सारे ऑफिसर्स के साथ, और आधे घंटे की मीटिंग उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। इन 3 मीटिंग्स के अंदर एक सख्त लोकायुक्त कानून वहाँ पे ड्राफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल थी वहाँ पे। और यहाँ पे 2.5 महीने तक 9 मीटिंग्स हुई उनके 5 मंत्रियों के साथ, और एक मीटिंग 2-2, 3-3 घंटे की हुई। उसके बाद भी कैसा कानून निकल के आया जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों को जेल होगी। लेकिन आप कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खंडूरी साहब ने बिल पास कर दिया और उनका सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पक्ष और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का अभिनंदन करते हैं, हाँ, मैं और कांग्रेस की मुखालफत करते हैं, कैसे आप लेना देना नहीं है? उसके कारण है क्योंकि इस केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को यह कानून पारित करना है। आज अगर मायावती जी चाहें तो क्या केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पारित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बीजेपी चाहे तो क्या केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पारित कर सकती है? नहीं कर सकती। कांग्रेस चाहे तो कर सकती है, सोनिया गांधी जी चाहे तो कर सकती है। तो हमें तो यही कहना पड़ेगा, नहीं कांग्रेस आप पास करो बिल को। हम ये थोड़ी कहेंगे मायावती जी आप केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पास कीजिए। आपको नहीं लगता वो चाहते हैं? आपको लगता है चाहते हैं? देखिए, अभी जो उन्होंने 5 सूत्री लड़ाई का कार्यक्रम डिक्लेयर किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें तो उन्होंने कहा कि जो छोटे अफसर हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी, उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, सिटीजन चार्टर बनाने की बात की है। तो बात तो लगातार कर ही रहे हैं, कुछ तो कुछ एफर्ट तो दिख रहा है। वो बात ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कानून पास कर दो, बातें मत करो, कानून पास कर दो। 1 साल हो गया लड़ते लड़ते, 1 साल हो गया समझाते। बात बहुत सिंपल है, आम आदमी को बात समझ में आ रही है, लेकिन वो बात को समझना नहीं चाह रहे। देखिए, खंडूरी जी का आप उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने बिल पास कर दिया इसलिए उनका अभिनंदन होगा, अन्ना हजारे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इसलिए बिल पास किया, चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव तो इनको भी लड़ने हैं, 5 राज्यों में इनको भी तो लड़ना है, ये भी कर दे फिर। चुनाव के पास में कर देंगे, या अभी जल्दी क्या है? ठीक है, हम तो मना नहीं कर रहे, आपको जब मर्जी कीजिए, हम तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम इस देश की जनता है। नहीं, आप कह रहे हैं जल्दी लाइए, विंटर सेशन में लाइए, नहीं तो फिर अनशन कर देंगे, फिर कैंपेन कर देंगे। आप 42 साल हो गए, 42 साल हो गए इस देश की जनता को इंतजार करते करते एक सख्त लोकपाल बिल के लिए, और अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ी और इंतजार कर लो। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं। ऐसी क्या कोशिश करनी है? उसमें तो कुछ करने का है ही नहीं। ऐसा कोई मतलब कोई देखिए, जब कोई कानून बनता है तो सब दलों की राय होती है, विचार होता है, पार्लियामेंट उस पर बहस करती है, स्टैंडिंग कमेटी में आप जा रहे हैं, उनको राय देते हैं। पिछले 42 साल में 8 स्टैंडिंग कमेटी बन चुकी हैं इसी मुद्दे के ऊपर। इतना मटेरियल ऑलरेडी है।
हमारा ये कहना था कि एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल ऑलरेडी है स्टडी का, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई है स्टैंडिंग कमेटी, बहुत अच्छी बात है। अब स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के बाद अब तो विंटर सेशन में पारित कर दें। अब तो आपको क्या नियत पर शक है? बिल्कुल शक है, अभी भी शक है। देखिए, इस सरकार की अगर पिछले साल देखिए वो कहते हैं ना कि आप काम कर दीजिए, आप केवल वादे मत कीजिए, आप विश्वास की बात मत कीजिए। भाई हमने कह तो दिया, अब कर देंगे, अब आप कर दीजिए ना। अब कह तो रहे हैं आपसे कर देंगे, कितनी बार वो कहें? कर दीजिए। देखिए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, विलासराव देशमुख कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर कर क्यों नहीं रहे हैं? भाई खंडूरी साहब ने स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के, स्पेशल सेशन बुला के किया, उन्होंने इंतजार नहीं की कि अगले सेशन की इंतजार करेंगे। नहीं, वो तैयारी करके एक अच्छा सशक्त लोकपाल बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वक्त लग सकता है ना। इसमें वक्त नहीं लगता है, इसमें वक्त नहीं लगता है। जो कानून के जानकार हैं, सारा मटेरियल अवेलेबल है। जन लोकपाल बिल उनके पास है, एक दिन बैठ जाएं, 24 घंटे के अंदर उनकी पॉलिटिकल अगर विल हो तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं सरकार बिल ला रही है? मुझे आइडिया नहीं है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि अगर ये बिल आता है तो ये बिल इतना सख्त कानून है कि इसके अंदर कई लोगों को सज़ा मिलने के अंदेशा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक सत्ता का एरोगेंस है, उनको ये लगता है कि ये लोग होते कौन है कहने वाले हमें। वो ये भूल गए कि इस देश का मालिक इस देश की जनता ही है। वो उन एक ये अंदर गरूर है सत्ता का कि ये कौन होते हैं हमें कहने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। लेकिन अरविंद जी, आप इस सरकार का अगर रिकॉर्ड देखें, पिछले साल भर में सरकार के मंत्री, एमपीज, ये लोग जेल में गए और वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में। किसकी वजह किसी से? सरकार के तहत इतने सारे लोग तिहाड़ जेल में कभी एक साथ नहीं दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनकी वजह से नहीं गए। 2 या 3 साल तक 2G के केस में FIR दर्ज नहीं हुई थी। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट सर पे बैठ गया तब उनको काम करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से सब लोग जेल जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस किस केस की निगरानी करेगा? सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। हम कह रहे हैं इसी तरह की एक लोकपाल करके इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दो, तो बाकी अपने आप रूटीन में जाने लग जाएंगे जेल। हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा, लग रहा कि वो कुछ भी कर ले कांग्रेस की सरकार, आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे? हमारा कांग्रेस से कोई वो नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है हमारी। बिल्कुल दुर्भावना है। आपने हिसार में जाके कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन किया। हमने उस हर कैंपेन में ये बोला कि हम कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को ये कानून पारित करना है। अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में होती और बीजेपी की सरकार कानून पास नहीं करती, हम सबको बोलते बीजेपी को वोट मत दो। मैं आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। डेमोक्रेसी के अंदर अगर सत्ताधारी पक्ष काम ना करे और अगर इलेक्शन में कहा जाए भाई ये सत्ताधारी पक्ष का ये काम था, ये काम नहीं कर रहे, इनको वोट मत दो, बताओ क्या गलत बात है? मेरे इलाके में सड़क नहीं बनी, मैं 10 बार गया सड़क बनवाने के लिए मेयर के पास, उसने नहीं बनाई। मैं अपने इलाके में आके कहता हूं सब लोगों को भाई ये मेयर काम नहीं करता है, अगली बार इसको वोट मत देना। तो ये कोई गलत बात है? लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं इसका फायदा तो बीजेपी को होगा, नेचुरली ऑपोजिशन को होगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, वो तो कांग्रेस जिम्मेदार है। आज अगर वो कानून पास कर दे तो सबसे ज्यादा फायदा उनको खुद को होगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और वो बेनिफिट दे रहे हैं ऑपोजिशन को। कांग्रेस को लोगों को ये लगता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है, वो लोग आपसे करवाते हैं, आप तो सिर्फ खिलौने हैं। देखिए वो वही तो मैं कह रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे, वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ना करें कि अन्ना तो आरएसएस का चेहरा है, अन्ना तो बीजेपी का चेहरा है, ये लोग तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। हमने तो कहा है आज आप लोकपाल बिल पारित कर दीजिए, हम कहेंगे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा कोई दुर्भावना थोड़ी है कांग्रेस से, लेकिन अगर वो ये कहें कि आप हमारा नाम लेना बंद कर दीजिए तो यही हो गया कि सारी राजनीति सारा हम करते रहेंगे, आप तो बस समाज सेवा कीजिए। वो सारा गंदा काम हम वहां पे जाके कहेंगे कि ये पार्टी काम नहीं कर रही, इसको वोट मत दीजिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको वोट दीजिए या इस पार्टी को, हम कह रहे ये पार्टी काम नहीं कर रही, इसको वोट मत दीजिए, बाकी जो बचे उसमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको दे दीजिए आप। मैंने ये भी सुना कि अन्ना हजारे को बीजेपी ने ऑफर दिया कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मैंने सुना कांग्रेस ने भी दिया। आपने कांग्रेस का सुना? नहीं, मुझे कांग्रेस वालों ने नहीं कहा। मैंने सुना कि कांग्रेस ने भी ऐसा ऑफर किया था और फिर बीजेपी की ओर पत्ता फेंका कि बीजेपी सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अन्ना जी को ना तो राष्ट्रपति बनना है, अन्ना जी के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रपति का पद तब होगा जब इस देश के आम आदमी को न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार दूर होगा और उसकी गरीबी दूर होगी। आपकी अदालत में
टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि ये एरोगेंट हो गए हैं। अब अरविंद जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है, आपके दो साथी पीवी राजगोपाल, राजेंद्र सिंह, उन्होंने जब कोर कमेटी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि अहंकार आ गया है अरविंद केजरीवाल में, किरण बेदी में। अब मैं तो यही कहूँगा कि मेरे में घमंड नहीं आया, आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। हाँ वो बताइएगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे ये लगता है कि ज़रूर उनको कहीं ना कहीं हमारे कंडक्ट में ऐसा ज़रूर लगा होगा, कहीं हमने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर वो कुछ स्पेसिफिक बताएंगे तो हम ज़रूर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, आमतौर पर इंप्रेशन ये है कि अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन है उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है, आपकी मुट्ठी में है सब कुछ। ये सब गलत है, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि ये आंदोलन इस देश के लोगों का आंदोलन है जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया है। मैं अपना रोल छोटा सा है वो बता देता हूँ। मेरे को कानून की थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी है, मेरे को प्रशांत भूषण को। अगर कोई धारा है किसी कानून की, उस धारा को कैसे ड्राफ्ट किया जाए कि वो इफ़ेक्टिव होगी, इस किस्म के हम इनपुट्स दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। सारा आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में चला है और इस देश के लोगों का आंदोलन है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे अन्ना हजारे को तो समझा बुझा के मनाया जा सकता है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल नहीं मानते, बहुत जिद्दी हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो देखिए, कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की जनता को किस चीज़ से भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो ऐसा कानून दें, अब जैसे जयराम रमेश जी जो कानून लेके आए हैं सिटीजन्स चार्टर वाला, वो सिटीजन्स चार्टर वाला कानून काम कर ही नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि हर राज्य के अंदर एक 5 लोगों की बॉडी बना दी जाएगी और उस राज्य में जितने लोगों की जिस किसी विभाग से जो भी समस्याएं हैं, पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गाजियाबाद, अलीगढ़, इधर उधर जितने और गांव-गांव में जिसकी जो समस्याएं हैं, वो 5 लोग उस समस्या को सॉल्व करेंगे। ऐसा हो सकता है? वो तो 2 दिन में फ्लड हो जाएगी, लाखों ग्रीवांसेस आ जाएंगी। तो वो एक ऐसा कानून दिखा देते हैं, हाँ भाई हम पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कानून लेके आए हैं। नाम बड़ा अच्छा है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल। उस कानून से निकलने वाला कुछ नहीं है। तो जब हम उसकी बारीकियों में जाके उनसे बातचीत करते हैं तो उनके पास लॉजिक नहीं बचता। फिर वो कहते हैं अरविंद बहुत जिद्दी है और एरोगेंट हो गया है। और आपकी जो टीम के साथी हैं स्वामी अग्निवेश, उन्होंने कहा कि जब मैं कोर कमेटी में था तो मुझे बहुत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना पड़ा। ऐसा कैसे? उनको किसने ह्यूमिलेट किया? मैंने? अब आपका ही नाम होगा, अब तो कौन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको उनका जो बयान है वो पढ़ के बता देता हूँ। हाँ। देखिए, स्वामी जी किन हालात में आंदोलन छोड़ के गए हैं ये सब लोग जानते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि उसी से थोड़ा सा खींच कर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है आंदोलन के लिए। लेकिन ये एरोगेंस नहीं है अरविंद जी कि आप कहें कि अन्ना हजारे पार्लियामेंट से ऊपर हैं। ये मैंने नहीं कहा। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अगर वो करण थापर का आप शो देखें, करण थापर ने बड़ी बदमाशी की उसमें। उन्होंने मैंने ये कहा इस देश के नागरिक संसद से ऊपर हैं। उन्होंने बोला अन्ना हजारे, मैंने कहा अन्ना हजारे तो नागरिकों का हिस्सा है। तो अगले दिन हेडलाइन थी अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे इज सुपीरियर टू पार्लियामेंट। ये हेडलाइन है मेरे पास में टाइम्स ऑफ इंडिया में, अन्ना हजारे इज अबव पार्लियामेंट केजरीवाल। मैंने ऐसे नहीं बोला, आप वो इंटरव्यू देख लीजिए। इंटरव्यू में मैंने कहा कि इस देश की जनता संसद से ऊपर है। तो उन्होंने कहा अन्ना हजारे, मैंने कहा अन्ना हजारे भी जनता का हिस्सा है। तो उन्होंने ये लिख दिया अन्ना हजारे इज अबव पार्लियामेंट। आई नेवर सेड अन्ना हजारे इज अबव, ही इज नॉट अबव पार्लियामेंट। आपने जो 9 करोड़ 27 लाख रुपए का चेक भेजा सरकार ने, जो आपसे ड्यूज मांगे थे, 9 लाख 9 करोड़ 9 लाख आपके स्टेचर के हिसाब से तो 9 लाख छोटा लगता है। नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आपको मैं अपनी बैंक अकाउंट की कॉपी दे दूंगा। तो ये जो 9,24,000 रुपए है, आप IRS के अफसर थे और अब जब तक सरकार इस्तीफा ना कर ले आप सरकार के अफसर हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री को भेज देंगे? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई इस्तीफा दे तो क्या उसकी फाइल प्रधानमंत्री प्रोसेस करते हैं? नहीं करते ना। प्रधानमंत्री की मर्जी है, किसी की फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, वो ये वाली फाइल मेरी फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई, प्रधानमंत्री दफ्तर में प्रोसेस हुई, लेकिन मुद्दे कई बड़े बड़े मुद्दे खड़े हुए इस पूरे इसके ऊपर, जो कि हमारा चीफ कमिश्नर को, अगर मैं हमारे चीफ कमिश्नर जी को चिट्ठी लिखता, वो उस मुद्दे उनके लेवल पे सॉल्व होने वाले नहीं थे। मसलन टीम अन्ना को जिस तरह से सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके टारगेट किया जा रहा है,
मेरा ये कहना था कि जिन दोस्तों से मैंने लोन लेके ये पैसे चुकाए हैं उनको टारगेट ना किया जाए। तो ये मेरे चीफ कमिश्नर तो उस बात को सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमारे सब लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, मेरे चीफ कमिश्नर तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उन सारे मुद्दों को मैं प्रधानमंत्री की नज़र में लाना चाहता था और एक बड़ा सवाल ये खड़ा करना चाहता था कि जिस छुट्टी के पैसे आप वापस मांग रहे हैं, उस छुट्टी के दौरान मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया और वो सारे काम मैंने उनको गिनाए और उसके लिए फिलीपींस की सरकार ने मैग्सेसे अवार्ड दिया। आप कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया उस छुट्टी के दौरान काम करके कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर सज़ा मिलेगी। जब मैं छुट्टी से बीच में वापस आया, 1 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं धक्के खा रहा था पोस्टिंग के लिए। आपने घर बैठे मेरे को 1 साल की तनख्वाह दी। वो कह रहे हैं वो ठीक है, घर बैठ के तनख्वाह लेते रहो, छुट्टी लेके काम मत करो देश के लिए। ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दे मेरे चीफ कमिश्नर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसको एरोगेंस नहीं कहेंगे कि एक IRS का अफसर, सरकारी अफसर सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, अपने अफसर को, चीफ कमिश्नर को ना लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर को ना लिखे? आप ही इसको अंग्रेजियत नहीं कहेंगे, जो अंग्रेजियत आज तक चली आ रही है कि एक आदमी अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे तो उसको एरोगेंस कहते हैं? इसमें बुरा क्या है? ये तो अंग्रेजियत चली आ रही है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। मैं मान लीजिए अफसर हूँ, तो ऐसा क्या हो गया, मैं अफसर होकर क्या अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिख सकता? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री की, मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात होगी कि चिट्ठी नहीं लिख सकते हम उनके सामने? नहीं, प्रधानमंत्री को शायद आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो बाकी मंत्री हैं उनको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल इतने बड़े हो गए कि प्रधानमंत्री के अलावा किसी से बात ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे बात करने की जिस वक्त ज़रूरत हो उससे बात करनी चाहिए। और अगर एक आम आदमी, छोटा आदमी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे तो ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं समझना चाहिए कि उनका कद गिर गया। एक आदमी तो ये भी कहा कि एक IRS अफसर जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने बैठ तक नहीं सकता, खड़े रहना पड़ता है। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किस तरह की हमारी ये हुक्मशाही है कि ये जनतंत्र है कि फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अगर IRS ऑफिसर बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता? इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा हम लोगों को। तो प्रधानमंत्री को पत्र लेके इस व्यवस्था को बदलने की शुरुआत की आपने? अन्ना हजारे ने शुरुआत की है, तो उसी का एक हिस्सा है। अब जब ऐसे अपने अंदर आप ताकत देखेंगे तो आपके साथी, आपके दोस्त या लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, तो उसमें गलत क्या है? मैं एरोगेंट हूँ? अब मैं आपके अगर जवाब दूंगा तो आप मुझे एरोगेंट कहेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा तब भी आप एरोगेंट कहेंगे कि जवाब नहीं देता। देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि ये जो जनता की सपोर्ट मिली है, जो ताकत मिली है अब अन्ना हजारे के आंदोलन को, इसने अरविंद केजरीवाल को, किरण बेदी को, प्रशांत भूषण को एरोगेंट बना दिया। मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि आप इस तरह का इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं। आप मुझे कहेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं कहूँगा कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ। अगर आप स्पेसिफिक अगर कुछ एग्जांपल्स दें और अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की तो हम ज़रूर अपने कंडक्ट में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप रिट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको कहीं लगता है कि कहीं व्यवहार में, कहीं किसी साथी से, किसी दोस्त से, किसी व्यवहार में कहीं गलती हुई? मुझे ये लगता है कि पिछले 7-8 महीने में अगर आप देखें तो एक ट्रेंड है। उन्होंने हमारे हर मेंबर को टारगेट करने की कोशिश की है। प्रशांत जी, शांति जी के खिलाफ एक CD निकल के आई, उनकी नोएडा फार्म की ज़मीन को वो किया गया, एक घर के उसको वो किया गया। जस्टिस हेगड़े को टारगेट किया गया, किरण बेदी जी को टारगेट किया गया। मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं मिला तो एक लगातार 3-4 जगह से आवाज़ उठाई गई या उठवाई गई, ये कहना अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट, अरविंद टिकर चल रहे हैं खूब, ब्रेकिंग न्यूज़, अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट, अरविंद केजरीवाल। तो एक लोगों के अंदर ये पैदा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत एरोगेंट है। जब और कुछ भी नहीं चिपका, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं चिपका, तो अरविंद केजरीवाल इज एरोगेंट। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। Sir, first of all, I want to salute you for the contribution you have given to India. I want to ask you कि आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे आता है जब आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं? सो एरोगेंस तो नहीं है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये भी इस पूरे मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि शुरू में हम लोग बहुत इम्पेशेंट थे। इम्पेशेंट हालात को लेके, व्यवस्था को लेके आज भी हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं कि सुधार होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए सुधार, अब कितने साल और लगेंगे। वो इम्पेशेंस अभी भी हम लोगों के अंदर बहुत है। लेकिन अपने दिन ब दिन के बिहेवियर में भी पहले हम लोग बहुत इम्पेशेंस थे। ये जिस तरह से, जिस पूरे आंदोलन से हम लोग गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसी ने हमें धीरे धीरे पेशेंट रहना भी सिखाया। So I want to ask that
Journal Lokpal bill may convict, but ultimately we have to wait for our judiciary to give us justice. So what is the validity of this Journal Lokpal bill? मैं आपकी बात से पहली बात तो ये कि आई हैव नॉट स्टार्टेड द मूवमेंट, अन्ना जी हैज स्टार्टेड द मूवमेंट। हम अन्ना जी के टीम के सोल्जर्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोकपाल भी ज़रूरी है, और आपकी बात पूरी तरह से सहमत है कि लोकपाल के बाद केस तो जुडिशरी में ही जाएगा, और जुडिशरी अगर ठीक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी हम लोग बात करेंगे। एक एक करके अन्ना ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, एंटी करप्शन सिस्टम्स की भी ज़रूरत है, पार्टिसिपेटरी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ये आंदोलन जो शुरू हुआ ये सारे रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन एक एक करके करेंगे। सारों को एक साथ उठा लेंगे तो सब लोग दुश्मन बन जाएंगे फिर। तो आप धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं? सब कुछ कोशिश करेंगे। इन दिनों राखी सावंत बहुत चर्चे में है कि राखी सावंत अन्ना जी से मतलब मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। इनके दौरान आप बीच में अड़चन बन रहे हो, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? जहाँ तक राखी सावंत के और अन्ना जी के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं हूँ, वो सीधे जाके उनसे रालेगन सिद्धू में मिल सकते। आपकी अदालत में टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अरविंद जी, ये इल्जाम ज्यादा आपकी टीम के मेंबर्स पर है। प्रशांत भूषण का एक उदाहरण हमने देखा, उन्होंने कश्मीर पर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाकी टीम के मेंबर्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों का जवाब दूंगा, बाकी टीम के मेंबर्स को आप अलग से बुलाइएगा। ये तो अन्ना हजारे की जो पूरी टीम है उसके बयानों में, आंदोलन से संबंधित जो भी बयान है उनका मैं जवाब दूंगा। किसी ने पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ अपने बयान दिए वो वही लोग जवाब दे पाएंगे। लेकिन अन्ना हजारे कुछ कहें उसका तो आप जवाब देंगे? बताइए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लिए कहा कि चांडाल चौकड़ी है। वो तो ठीक ही कहा, वो तो गलत नहीं कहा ना। गलत नहीं कहा? नहीं। अब अगर ये सुनकर के कांग्रेस लोग नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएं, वो कानून पास कर दें बस। ये लड़ाई कोई आपस की वो तू मैं की लड़ाई नहीं है, कानून पास करने की लड़ाई है। कौन लोग हैं इस चांडाल चौकड़ी में? ये तो अन्ना ही जी जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं मुझे। लेकिन कांग्रेस वालों से डील तो रोज रोज आप करते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस वाले मिलते ही नहीं है मुझसे। वो तो आप ही ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं अन्ना जी को मनाना तो आसान है, अरविंद को मनाना, तो वो मेरे से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते मेरे से। तो ये सच है कि आपको मनाना मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि हम सख्त कानून के बिना हम लोग नहीं मानने वाले। और इल्ज़ाम कांग्रेस के लोगों ने ये भी लगाया कि ये दिग्विजय सिंह ने कहा कि मायावती से मिले हुए हैं। अच्छा, बीजेपी से नहीं अब? हाँ, उन्होंने अब लेटेस्ट उनका ये है कि इसीलिए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ओ, पहले वो कहते थे बीजेपी से मिले हुए हैं, आरएसएस से मिले हुए हैं, फिर अब वो तो कहते आपके पीछे हैं, कंट्रोल अच्छा, कर वो रहे हैं। पीछे हैं और इधर हम मिले हुए हैं जी। अगर कांग्रेस की हार होगी कभी तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय दिग्विजय सिंह जी को जाएगा। और कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी के सबसे लॉयल वर्कर कांग्रेस में अगर हैं तो वो दिग्विजय सिंह हैं। जितना डैमेज वो कांग्रेस को कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता और कोई डैमेज कर रहा है कांग्रेस को। वो अपनी बातें ज़्यादा सफाई से कह देते हैं, ज़्यादा क्रूरता से कैसे कह देते हैं। जैसा भी आप इंटरप्रेट कर लीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी इस बयानबाजी से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसमें कुछ नहीं रखा, इस बयानबाजी में कुछ नहीं रखा। अगर ईमानदारी के साथ बैठ के हम लोग एक अच्छे कानून की बात करें, इससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। उनके बयानबाजी से टीम अन्ना बदनाम नहीं हो रही? हमें जैसा अन्ना जी ने कहा कि अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए, और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हमारे में बहुत ज़्यादा शक्ति है, हम भी इंसान हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति पैदा हो रही है। अब ये रोज़ रोज़ की बयानबाजी से हम लोग दूर रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जब भी कोई बयान आता है और मेरे से लोग रिएक्शन लेके आते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है। आपने एक ट्रेंड का जिक्र किया था, प्रशांत भूषण पर हमला हुआ, आप पर जूता फेंका गया, आपको ड्यूज़ के लिए नोटिस मिला, आपकी पत्नी को तबादले की तलवार उनके सिर पर लटका दी गई, किरण बेदी को नोटिस मिला, उनके अकाउंट्स के बारे में सवाल उठे। इतना सब हुआ तो आप लोग को कहीं डर लगा? अगर उनको ये लग रहा है कि इस तरह के काम करके हमें वो डरा देंगे, बिठा देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं, हम अंत तक लड़ते रहेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि वो हमारी छवि पे कुछ आंच आएगी और आंदोलन पे,
तो वो ये नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है वो तो राजनीति हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, वो तो 60 साल से राजनीति कर रहे हैं, कि जनता के अंदर इसका मैसेज बिल्कुल उल्टा जा रहा है। उनके जनता के अंदर मैसेज ये जा रहा है कि ये इनके पीछे पड़ गई है सरकार, झूठे इल्ज़ाम लगा रही है सरकार। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे उल्टा उनको और नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस के कई नेता तो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, बहुत लोगों को हैंडल किया है, इनको भी कर लेंगे। ठीक है, हमें हैंडल क्यों करना चाहते हैं? कानून पास कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये कानून पास कर दीजिए, हम हो गए हैंडल। हमें इतना आसान है हैंडल करना, और जितने आंदोलन देखे होंगे इतना आसान नहीं होगा हैंडल करना। हमें सबसे ज़्यादा आसान है हैंडल करना, कानून पास कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर एक बार ये कानून पास कर दिया तो फिर आप दूसरा कानून के बारे में सामने आ जाएंगे। वो तो वो कह ही रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो आप घर नहीं जाएंगे, एक कानून लोकपाल पास हो, आप जुडिशियल रिफॉर्म मांगेंगे, वो पास होगा तो फिर आप तीसरा कानून मांगेंगे। तो होना ही चाहिए। ये व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को भी और पॉलिटिशियंस को भी ये नहीं समझना चाहिए दैट वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टेबल। अरविंद जी, जिन लोगों को देश की जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा है, जो लोग राज्यसभा में चुनकर आए हैं, कानून बनाना, देश के बारे में सोचना उनका काम है या अरविंद केजरीवाल का काम है? लेकिन उनको बताना हमारा काम है कि कैसा कानून बनना चाहिए, उनको डायरेक्शन देना हमारा काम है। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मास्टर्स हम हैं, मालिक हम हैं। उनको ये बताना कि ऐसा कानून आपको पास करना ये हमारा अधिकार है। वो ये ना समझ बैठे कि अब वो इस देश के हुक्मशाह बन बैठे हैं। लेकिन आप उनको धमकी नहीं दे रहे? ये धमकी है भाई, हम मास्टर हैं, वो हमारे सेवक हैं। अगर मैं अपने सेवक को कहूं भाई ऐसा काम करो, तो आप कहेंगे कि मास्टर तो इस देश में कौन आपकी बात मानेगा कि जो कैबिनेट मंत्री है वो मास्टर नहीं हो रहा, आप मास्टर हैं? जनता मास्टर है कि नहीं है? जनता मास्टर है, ये तो मानने की बात नहीं है। तो संविधान में यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम जनता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो अलग बात है, असलियत क्या है वो तो अलग बात है। इस असलियत को बदलना है। ये जो आज ऐसी परिस्थिति हो गई है, इसी परिस्थिति को बदलना है। जनता मालिक थी और वो सेवक थे, बदकिस्मती से वो मालिक बन बैठे और जनता को उन्होंने सेवक से भी बदतर बना दिया। इस परिस्थिति को बदलना है कि जनता को वापस मालिक बनाना है। आपकी अदालत में टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इनके हिसाब किताब में गड़बड़ है। अरविंद जी, ये इल्ज़ाम बार बार लगा कि आंदोलन के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ वो आंदोलन के अकाउंट में न जाकर आपके एनजीओ के अकाउंट में गया। आंदोलन का कौन सा अकाउंट है? खोलना चाहिए था ना अकाउंट। 1 साल पहले 25 अक्टूबर के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से इस आंदोलन का जन्म हुआ था। पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, जो कि ट्रस्ट, जो मैग्सेसे अवार्ड मुझे मिला था, वो सारा पैसा इसमें डोनेट करके इस ट्रस्ट को शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट ने इसको स्टार्ट किया था। तो तब से पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन इसके ट्रस्टी का काम कर रहा है, इसके सेक्रेटेरिएट का काम कर रहा है। तो सारा जो डोनेशंस आते हैं वो पीसीआरएफ के नाम से आते हैं, जो खर्चा होता है वो पीसीआरएफ करता है। मैं आपको ये बता दूं, ये कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं। जब ये इल्ज़ाम लगे थे, रामलीला मैदान में हमारा 12 दिन आंदोलन चला। उन 12 दिन में से हमने केवल 6 दिन चंदा इकट्ठा किया। उसके बाद 6 दिन हमने वो टेंट बंद कर दिया। हमने कहा और चंदे की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने ऑनलाइन डोनेशंस बंद कर दिए। हमने तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर लिखा और हमें आके बोला कि पहली बार हम ऐसा आंदोलन देख रहे हैं जो कह रहे हैं हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा मिल गया। तो ये गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सबको जिसने हमें चंदा दिया उसको ये पता था वो पीसीआरएफ के नाम से दे रहा है। लेकिन इसी वजह से तो दिग्विजय सिंह को कहने का मौका मिला। उन्होंने कहा ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल के वही सही। फिर से दिग्विजय सिंह जी जो कहें उसके ऊपर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम नहीं था। किसमें? अननोन लोग थे चंदा देने वाले। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, अननोन का क्या मतलब है? अननोन का मतलब है मेरा बैंक अकाउंट है, पीसीआरएफ का बैंक अकाउंट था। उस बैंक अकाउंट में जब ये आंदोलन बढ़ा तो लोगों के इमोशंस इतने ज़्यादा जागे कि लोगों ने उस अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर दिया। आप मान लीजिए अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली मेरे अकाउंट में, पीसीआरएफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। अब हमें उसके बैंक के अंदर एंट्री आती है रजत शर्मा, बस। हमें ये नहीं पता इनका एड्रेस क्या है, हमें ये नहीं पता इनका पैन नंबर क्या है, जो कि ज़रूरी होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर।
तो ऐसे सब जितनी एंट्रीज थी उनको हमने बैंक को बोला कि इसको आप एंट्री को रिवर्स कर दीजिए और उसी बैंक अकाउंट में वापस भेज दीजिए। तो यही तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो लोगों के बारे में आपको पता नहीं है उनका पैसा वापस करने का काम तो कोई सुपर हीरो कर सकता है, जैसा रावण में शाहरुख खान करते हैं भाई। नहीं, आप समझे नहीं। आपके बैंक अकाउंट से में हमारे पीसीआरएफ के बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो दिग्विजय सिंह समझ गए हैं, वो लोगों को दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप समझ गए ना, या आप भी नहीं समझे? मैं तो समझ गया। तो इस एंट्री को देश की जनता समझ जाए, ये आप लोग समझे इस बात को, और मुझे लगता है देश की जनता भी समझ गई है। दिग्विजय सिंह जी दिशा भूल करने की और मैं एक और चीज बता दूं, कानून के मुताबिक अननोन सोर्सेज से हम 5% टोटल पैसा ले सकते हैं एनोनिमस। बाकी पैसा अगर अननोन है तो उसके ऊपर हमें बस टैक्स देना पड़ता है। वो हम रख सकते थे, 42 लाख रुपया हम रख सकते थे, उसके ऊपर 13 लाख रुपए का टैक्स देके। लेकिन हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इस पैसे को वापस करेंगे। जिसके बारे में हमें नेम, एड्रेस और पैन नंबर नहीं है, उस पैसे को हम नहीं रखेंगे। जितनी अच्छी तरह से आपने ये समझाया, आप ये भी समझा दीजिए कि किरण बेदी ने लोगों से पैसा लिया, बिजनेस क्लास का, ट्रैवल किया इकोनॉमी क्लास में, वो भी कंसेशन लेकर, और जो बचा हुआ पैसा था वो अपने एनजीओ में रख लिया। इसको मैं ये कहूँगा, ये शी इज़ नॉट अ पर्सनल बेनिफिशियरी ऑफ दिस। उन्होंने किसी बड़ी एनजीओ या किसी बड़ी कंपनी से बिजनेस क्लास का पैसा लिया, वो इकोनॉमी क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया, और जो पैसा बचा वो पैसा उस एनजीओ को डोनेट किया जो तिहाड़ के कैदियों के बच्चों के लिए काम करती है एनजीओ। मेरे को ये लगता है, आप इसको ये तो कह सकते हैं, किसी ने कहा ये तो रॉबिन हुड वाली बात हो गई कि आप इससे पैसा लेके और गरीबों को दान दे दें, वो कह सकते हैं आप। ये टेक्निकल इरेगुलरिटी हो सकती है कि भाई उनको ये नहीं करना चाहिए था, अगर वो उनको करना ही था तो सीधे सीधे वहाँ से डोनेशन ले लेती, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपने लिए उस पैसे को नहीं इस्तेमाल किया, वो पैसे को कहीं लेकिन मैं एक पूरा लेट मी कंप्लीट, वो अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जब ये बात उठी तो उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर किसी को भी ये लग रहा है, जिसने मुझे पैसा दिया था, किसी को अगर ये लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया तो वो मुझे बता दे, मैं उसका पैसा लौटा दूंगी। उनके इतने सारे ट्रांजैक्शंस में केवल अभी तक एक आदमी ने कहा है कि मेरे को पैसा लौटा दीजिए, उसने लौटा दिया पैसा। लेकिन क्या लौटा देने से उनकी जो टेक्निकल गलती है वो ठीक हो जाएगी? क्या उनको पूरी तरह ईमानदार कह सकते हैं हम? बेईमानी नहीं है, मैंने कहा इट्स अ टेक्निकल इरेगुलरिटी। बेईमानी होती है जब आप गलती करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। इट्स अ टेक्निकल इरेगुलरिटी, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं करना चाहिए था। वैसे तो ए राजा भी कह सकते हैं कि टेक्निकल ही इज अ पर्सनल ज्यादा बेनिफिशियरी, पैसा हो गया, लेकिन ही इज अ पर्सनल बेनिफिशियरी, उसने खुद पैसा खाया, दैट इज करप्शन। वो टेक्निकल इरेगुलरिटी नहीं है, और जनता का पैसा था, जनता का पैसा खाया। ये ट्रांजैक्शन किरण बेदी और सामने वाले के बीच में थी। सामने वाले सारे कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछूं, क्या किरण बेदी को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। अब वो कह रही हैं, उनके ट्रस्टीज ने कहा है कि आगे से वो नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन अन्ना हजारे ने कहा था कि वो जजेस की कमेटी बनाएंगे, अपनी सारी कोर कमेटी के मेंबर्स के ऊपर वो कर रहे हैं। वो प्रशांत भूषण कुछ जजेस से बात कर रहे हैं कि अगर, बिकॉज हमें ये शुरू में, उस टाइम ऐसा नहीं था, शुरू में ही शक था कि ये लोग हमारे ऊपर ऊट पटांग से भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। तो तब ये डिसाइड हुआ था कि हमें एक ऐसी जजेस की, इंडिपेंडेंट जजेस की कमेटी बनानी चाहिए। इस तरह का कोई भी मुद्दा है उनके पास दे दो, ताकि एक ये हो कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसने एग्जामिन कर लिया है। वो प्रशांत भूषण उस पर कर रहे हैं। तो अब जनता को ये विश्वास दिला दें कि एक ऐसी जजेस की कमेटी बनेगी, जो भी इल्ज़ाम आप पर, आपकी टीम पर लगेंगे, उसकी जांच वो जजेस की कमेटी वो एग्जामिन करेंगे ज़रूर। हालांकि वो भी कोई लीगल नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। लेकिन कम से कम नैतिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप पे इतने अटैक हो रहे हैं, तो आप क्यों चुप हैं? मैं तो चुप नहीं हूँ, वो कहते हैं ज़्यादा बोलते हैं, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करते हैं। नहीं सर, अगर आप लड़ेंगे तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी ना। हम तो लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, अंत तक लड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लोग जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। और एक बार जस्टिस संतोष हेगड़े ने बहुत अच्छा कहा था कि ये कह रहे हैं आपकी कमीज़ गंदी है, आपकी कमीज़ गंदी है। वो कहते हैं हमारी कमीज़ गंदी नहीं, आप बाहर से कीचड़ फेंक रहे हो और फिर कह रहे हो देखो कमीज़ गंदी है। तो ये कीचड़ हमारे ऊपर फेंकते रहेंगे, हम उनका सामना करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, और हम हटने वाले नहीं हैं। और सर धीरे धीरे आपकी टीम टूटती जा रही है, तो आप क्या इसके पीछे क्या कांग्रेस को ही हमारी टीम नहीं टूट रही, आप सारे हमारी टीम है। ये 25 लोग इस आंदोलन को नहीं चला रहे,
120 करोड़ लोगों का आंदोलन है जिसके नेता अन्ना हजारे हैं। ये कोर कमेटी तो केवल अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए है। इसमें कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, वो आते जाते रहेंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। कोर कमेटी में 2 लोग चले गए, 2 लोग आ गए, उससे आंदोलन के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग कोर कमेटी में थे, आपके साथ काम कर रहे थे, वो चले जाएं, इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए। वो तो वही बताएंगे वो क्यों जा रहे हैं। मैं क्या बताऊं, हम तो बहुत अच्छा होता नहीं जाते। वो तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से जा रहे हैं, इन्होंने हमें ये हाथ नहीं रखने देते आंदोलन पे किसी को। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वो मेरा कसूर बता दें, वो कह रहे हैं एरोगेंट है, कहाँ एरोगेंस की, मैंने क्या गलती की, तो उसको सुधारेंगे गलती को। तो आपके साथी आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने पूछा उनसे, वो नहीं बता रहे, वो बस कह रहे हैं एरोगेंट है। मैंने फ़ोन भी किया था, दोनों को फ़ोन किया था मैंने। मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद जी सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं और इस सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो अरविंद जी ऑफिशियल बयान को छोड़कर मैं उनसे पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ कि उनका दिल क्या कहता है, क्या हम अपने जीवन में कभी एक सशक्त लोकपाल देख पाएंगे? मुझे लगता है जीवन में नहीं, अगले कुछ महीनों में ही देख पाएंगे। धन्यवाद, बहुत खुशी। और आपको लगता है कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? पहली बात तो मुझे लगता है, जैसे आप कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी भी कह रहे हैं, विलासराव देशमुख जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो ज़रूर सशक्त लोकपाल बिल आएगा, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। अगर सशक्त लोकपाल बिल आता है जिस तरह का हमने ड्राफ्ट किया, जिस तरह का उत्तराखंड में पास हुआ, तो मुझे लगता है 60% करप्शन कम होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि खंडूरी जी ने ये बिल इसलिए पास किया कि उनको चुनाव में वोट मिल जाएंगे इसका इस्तेमाल करके? बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। चुनाव में वोट लेने के लिए अगर कोई अच्छा लोकपाल बिल पारित करता है, इससे अच्छा जनतंत्र का उदाहरण क्या होगा? चुनाव में वोट लेने के लिए लोग तो दारू और पैसा देते हैं, उसकी बजाय उन्होंने अगर अच्छा लोकपाल बिल पारित किया तो ये तो स्वागत के लिए बात है। आपकी अदालत में आजजन ने मुकदमा चलाया टीम अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर। हमने उनसे पूछा उन सब इल्जामात के बारे में जो पिछले 1 महीने में टीम अन्ना पर लगे, अरविंद केजरीवाल पर लगे, अन्ना हजारे पर लगे। आपकी अदालत में वक्त है आज के जज हरिशंकर व्यास के फैसले का, आज की कार्रवाई पर। अदालत के अनुसार आरोपी पर लगे सभी आरोप खारिज किए जाते हैं, मगर उनकी सफाई में ये जरूर लगता है कि सरकार जहाँ गरूर में है, वहीं टीम अन्ना की जिद भी गरूर वाली है। यह जिद कि वे जो कह रहे हैं वही ठीक है, मैं और मेरे अन्ना ही ठीक है, यह अहंकार लोकतांत्रिक मिजाज वाला नहीं है। टीम अन्ना जनता की इच्छा की प्रतिनिधि है, जो जनता चाहती है वही कर रही है, और इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को ही दिया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि अन्ना हजारे को जन लोकपाल बिल में आगे करवाने में अरविंद केजरीवाल का निर्णायक रोल रहा है। पर अरविंद केजरीवाल ने जितने लोगों को जोड़ा था शुरुआत में, भले बाबा रामदेव हो, स्वामी अग्निवेश से लेकर गोविंदाचारी, सभी को उन्होंने इकट्ठा किया, आंदोलन को खड़ा किया, मगर जनता जो ही जुड़ी उसके बाद टीम अन्ना और जिन्होंने शुरुआत में समर्थन किया था वह टूटती गई, बिखरती गई। इसलिए अदालत यह चेतावनी देती है कि मैं और मेरे अन्ना के एकला चलो अभियान के बजाय पूरी सिविल सोसाइटी को साथ लेकर अन्ना टीम को चलना चाहिए। आंदोलन को व्यापक राजनीतिक तौर पर बनाया जाना चाहिए। बिना राजनीति के न व्यवस्था सुधर सकती है और न बदलेगी। कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल आपका हमारी शुभकामनाएं हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, उनकी टीम के साथ, अन्ना हजारे के साथ। वो देश की जनता को साथ लेकर, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें और सबको साथ लेकर के चलें। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।